सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि फिर आगे क्या हुआ। मतलब बेल्जियम में तुम्हारे जो डच स्पीकिंग पीपल थे, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थे, वो लोग क्या चाहते थे? डोमिनेंस चाहते थे फ्रेंच स्पीकिंग पर और जर्मन स्पीकिंग पर। और श्रीलंका में क्या था कि जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, जो 74% मेजोरिटी में थे, वो श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर अपना मेजोरिटी चाहते थे, अपना डोमिनेंस चाहते थे। ये हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाकर। अब हम देखेंगे कि उसका कंसिक्वेंस क्या निकला, दोनों ही स्टोरी में मेन रिजल्ट क्या निकला, क्या डोमिनेंस हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका से अपनी भी बुक लेकर बैठ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब देखो, सबसे पहले एक न्यू वर्ड है हमारे पास आया है, मेजोरिटोरियनिज्म। ठीक है, देखो ये क्या होता है। मान लो कि ये 5 लोग हैं इधर, ठीक है, ये बस 2 लोग हैं। ये लोग सारे ब्लैक लोग हैं, मान लो ब्लैक पीपल। ये लोग हैं वाइट पीपल। ठीक है, तो ये लोग क्या चाहेंगे कि हम इनके ऊपर अपना डोमिनेंस जमा लें। इनका कोई भी राइट्स नहीं चलेगा, कोई भी अपना मन का काम नहीं चलेगा। जो ये लोग बोलेंगे वही इनको करना पड़ेगा, समझे? ये लोग अपना डोमिनेंस इसके ऊपर जमाना चाहेंगे, इस 2 लोग पर, ये 5 लोग, और जो ये बोलेंगे वो उनको करना पड़ेगा। जब ऐसा केस आता है ना, जहां पर कि मेजोरिटी चाहता है कि हम डोमिनेंस करें माइनॉरिटी के ऊपर और उनका कोई भी विश नहीं चलेगा, सारा विश इनका चलेगा, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मेजोरिटोरियनिज्म। समझ में आया मेजोरिटोरियनिज्म का? जब मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर अपना डोमिनेंस करना चाहे, राज करना चाहे, बिना उसके मन, उसके इच्छा के, ठीक है, उसके मन के अगेंस्ट जाकर, तब वैसे रूल को, वैसे सिस्टम को हम बोलेंगे मेजोरिटोरियनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो देखो बुक में, देखो साइड में ग्लॉसरी लिखा हुआ है मेजोरिटोरियनिज्म का। A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants। यानी कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो जैसे मन चाहे वैसे रूल करेगी एक कंट्री के ऊपर, जैसे मन चाहे। ये लोगों का जो मानना है ना कि मेजोरिटी को ही रूल करना चाहिए, जैसे वो चाहे वैसे, माइनॉरिटी का भले मन उसके अगेंस्ट में रहे या साथ में रहे, कोई मायने नहीं रखता, मेजोरिटी जैसे मन चाहे वैसे रूल करे। तो इस बिलीफ को हम बोलते हैं मेजोरिटोरियनिज्म। क्लियर? तो देखो यही हुआ तुम्हारे श्रीलंका में, मेजोरिटोरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था। लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। अब चूंकि सिन्हाला की मेजोरिटी थी, ज्यादा अमाउंट में कौन था? ये ज्यादा अमाउंट में कौन था? सिन्हाला था। देखो ज्यादा अमाउंट में कौन था तुम्हारा? सिन्हाला था। और कम अमाउंट में कौन था? श्रीलंकन तमिल। ज्यादा में सिन्हाला और कम में श्रीलंकन तमिल। बताए थे ना कल की ज्यादा में सिन्हाला था लगभग 74%, और माइनॉरिटी में कौन था? श्रीलंकन तमिल लगभग 18%। जो सिन्हाला था उसका लैंग्वेज कौन सा था? बुद्धिस्ट। सॉरी, उसका रिलीजन कौन सा था? बुद्धिस्ट। और जो श्रीलंकन था वो हिंदू और मुस्लिम। और इसमें एक और रिलीजन था क्रिश्चियन का, जो कि दोनों में था। सिन्हाला में भी क्रिश्चियन था और श्रीलंकन तमिल में भी क्रिश्चियन था, है ना? तो बुद्धिस्ट इसका रिलीजन है, बुद्धिज्म, और उसका हिंदू और मुस्लिम। तो मेजोरिटोरियनिज्म यहाँ पर आ गया। यानी कि लीडर्स ने बोला कि चूंकि हम मेजोरिटी में, सिन्हाला के लीडर्स ने कहा कि हम मेजोरिटी में है तो हमारी पावर होनी चाहिए, हमारा गवर्नमेंट बनना चाहिए, यानी कि मेजोरिटोरियनिज्म होना चाहिए। समझ में आया? उसने कहा सिन्हाला वाले ने कि हम मेजोरिटी में हैं, हम ज्यादा हैं, तो हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए। एज अ रिजल्ट, जिसके वजह से द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। तो इसके वजह से क्या किया कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई उसने इसको
जो गवर्नमेंट उस टाइम इलेक्ट हुई उसने इसको मेजोरिटेरियनिज्म को अपना बेस बना लिया कि अब से इस टाइम से जो भी मेजोरिटी में रहेगा हर बार उसी की सरकार बनेगी। इलेक्शन हो चाहे ना हो, जब भी हो सरकार किसी की तो सिर्फ मेजोरिटी वाले की सरकार बनेगी। सिर्फ किसकी सरकार बनेगी? मेजोरिटी वाले की, यानी कि जो मेजोरिटी में होंगे उनकी सरकार, मेजोरिटी की सरकार। ठीक है, मेजोरिटी की सरकार बनेगी। ऐसा एक सीरीज उन्होंने अडॉप्ट कर दिया कि अब से यही सिस्टम चलता रहेगा। तो 1956 में, अब उसके बाद 1948 में इंडिपेंडेंट हो गया, सरकार बन गया, मेजोरिटेरियन का एक सीरीज अडॉप्ट कर लिया गया। अब आ जाओ 1956 में, एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल। अब चूंकि सरकार इसका है, सरकार किसका है? सिन्हाला बोलने वाले का। तो सारा का सारा जो रूल होगा वो किसका होगा? सिन्हाला बोलने वाले का होगा रूल। तो सिन्हाला लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। पहले उस टाइम क्या था? तमिल लैंग्वेज भी था, सिन्हाला भी था, लेकिन अब क्या किया गया? जब सरकार बन गया तो सरकार बनने के बाद सिन्हाला को 1956 में, कब? 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया कि अब से सब जगह सिन्हाला लैंग्वेज बोला जाएगा। पढ़ाई भी सिन्हाला लैंग्वेज में, कुछ खरीदना है तब भी सिन्हाला लैंग्वेज में, बात भी आपस में करना है सिन्हाला लैंग्वेज में। ठीक है। The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government job. किसी भी तरीके का एजुकेशन लेना है, किसी भी तरीके का जॉब लेना है, तो उसमें सिन्हाला लोग को ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा रहा था। मतलब प्रीफरेंसेस जो होता है ना, जैसे कोई दो सामान हमारे पास है अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे? जो हमको ज्यादा पसंद आएगा हम उसको लेंगे। अगर एक ही सामान लेकिन अवेलेबल दो रहेगा तो दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही रहेगा तो क्या करेंगे? मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। तो वहां यही सिस्टम कर दिया गया कि जॉब और कॉलेज का जितना भी पोस्ट था या फिर एजुकेशन लेना है तो सब में सिन्हाला लोग को बढ़ाया जा रहा था, उनके फेवर में सारा पॉलिसी, सारा रूल किया जा रहा था। जो सिन्हाला जैसे जॉब का डिमांड करेंगे उनको जॉब दिया जाएगा। बाकी जो अदर स्पीकर है, तमिल स्पीकर है या फिर अदर स्पीकर है, उन लोगों को जॉब नहीं दिया जाएगा या फिर उन लोगों को कुछ ना कुछ रीजन बताकर हटा दिया जाएगा। मेन प्रीफरेंस किसको दिया जाएगा? सिन्हाला को। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। A new constitution stipulated that the state should protect and foster Buddhism. अब क्या हुआ? देखो, सिन्हाला बोलने वाले लोगों का रिलीजन क्या था? बुद्धिस्ट था ये लोग, यानी कि बुद्धिज्म इनका रिलीजन था। क्या? बुद्धिज्म। कौन सा रिलीजन था इन लोग का? बुद्धिज्म रिलीजन। तो अब चूंकि यही लोग को डोमिनेंस करना है और रूल क्या बना था? मेजोरिटेरियनिज्म का, कि जिसकी मेजोरिटी होगी उसी की सरकार बनेगी। तो ये लोग क्या करेगा? अपना रिलीजन बढ़ाने का कोशिश करेगा ताकि हमारी मेजोरिटी बनी रहे, ताकि हमारा सरकार हमेशा के लिए रहे। तो इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि अब से बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट भी करना है और आगे भी बढ़ाना है। क्लियर? चलो आगे देखो। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक एक करके देखो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। पहले लैंग्वेज, फिर जॉब, जॉब के बाद रिलीजन। अब देखो, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो जब ऐसे धीरे 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 बढ़ाया गया सिस्टम, यानी कि पहले लैंग्वेज पर अटैक किया गया, फिर उनके जॉब्स पर, अपॉर्चुनिटीज पर, एजुकेशन पर हमला किया गया, फिर रिलीजन पर, तो जो श्रीलंकन तमिल्स है ना, इसके वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। इन लोगों को लगता था कि हम लोग कंट्री के एक अलग पार्ट हैं। अगर दो इंसान हैं, एक को हम खूब खिला पिला रहे हैं, अगले को नहीं खिला पिला रहे हैं, उसको बुरा लगेगा ना। मान लो तुम्हारा ही कोई दो दोस्त है, तुम एक के साथ खूब अच्छे से हंस खेल रहे हो और दूसरे के एकदम हेट कर रहे हो, उसको बुरा लगेगा, उसको लगेगा कि हम इन लोग के दोस्त नहीं है। तो सेम वैसा ही इनमें हो रहा था कि कंट्री में जो सिन्हाला स्पीकर थे उनको हर चीज दी जा रही थी और जो तमिल स्पीकर थे उन लोगों को कोई फैसिलिटी, कोई आराम नहीं दिया जा रहा था। तो इसलिए श्रीलंकन तमिल खुद को अलग फील करते थे। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उन लोग का ऐसा मानना हो गया था ना कि जितना भी सिन्हाला लोग का पॉलिटिकल पार्टीज है ना, लीडर है ना, हम लोग के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। सब अपने कम्युनिटी वाले के, अपने कास्ट वाले के, अपने स्पीकर्स के बात को सुनता है, हमारा बात को कोई नहीं सुनेगा। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights. उनको लगता था ना
कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे राइट्स को छीन लिया गया है, हमारे जॉब्स में हमसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जितने भी तक अपॉर्चुनिटीज है सब में हम लोग को अलग कर दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच गेव द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। क्लियर? जिसके वजह से दोनों के बीच अब तो लड़ाई झगड़ा काफी हो जाएगा। एज अ रिजल्ट बिटवीन देयर इज अ टेंशन बिटवीन द सिन्हालास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। जो रिलेशनशिप था ना सिन्हाला का, तमिल बोलने वाले का, धीरे 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 खूब ज्यादा खराब होने लगा, इंटेंस होने लगा। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs, but the demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. अब क्या हुआ देखो, सॉरी देखो क्या हुआ। अब इन लोग को लगने लगा था कि हम अलग हो गए हैं, हमको अलग बिहेव किया जा रहा है, हमारे साथ अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है तमिल लोग को, श्रीलंकन तमिल को। तो इन लोगों ने सोचा चलो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जितना भी आंदोलन किया ना श्रीलंकन तमिल ने, सब का सब फेल हो गया, सबको दबा दिया गया, कोई भी सक्सेस नहीं कर पाया। तो लास्ट में इनकी डिमांड क्या थी, देखो जिस चीज पर दबाया जा रहा है, लैंग्वेज सिन्हाला ऑफिशियल कर दिया गया था, तो इनकी डिमांड थी कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल किया जाए। गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में, हर चीज में इन लोग को इक्वालिटी दी जाए, ऑफर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ठीक है, ये सारा मानना इनका डिमांड था। लेकिन मेजोरिटी की सरकार है, उसने डिनाई कर दिया, फेल हो गया इन लोग का एजेंडा मूवमेंट। फिर इन्होंने क्या किया कि बाय 1980 आते आते तक सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो कहा कि हमारा जहां जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है ना, लाइक श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट में और ईस्ट पार्ट में हमारा ज्यादा पॉपुलेशन है श्रीलंकन तमिल का, तो हम लोगों को अपना एक अलग स्टेट ही दे दीजिए, हम लोग को अलग स्टेट दे दीजिए। जब आप हर चीज से हम लोग को अलग कर रहे हैं, लैंग्वेज से अलग कर दिया, जॉब से अलग कर दिया, एजुकेशन से अलग कर दिया, तो हम लोग को एक अलग स्टेट ही दे दीजिए, क्यों रखे हुए हैं साथ में। ठीक है, ये कहना था श्रीलंकन तमिल के पॉलिटिकल पार्टीज का, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम तक बन गई थी 1980s तक। तो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। लेकिन वो भी फेल हो गया, सेपरेट स्टेट बनाने का, इलम बनाने का। तो क्या हुआ, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया और सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। देखो सिविल वॉर एक ऐसा वॉर होता है ना जिसमें हाथ पैर से लड़ाई नहीं होता है, मतलब ऐसा एक दूसरे के खिलाफ भड़क जाता है ना लोग कि लगता है कि अब बस चले तो ये लोग मारपीट करना शुरू कर दे। ठीक है, ये होता है सिविल वार। तो वहां पर सिविल वार शुरू हो गया, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही हेट करने लगा, देखना तक पसंद नहीं करता था एक दूसरे को लोग। एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed, many families were forced to leave the country as refugee and many more lost their livelihoods। अब देखो क्या हुआ कि जो सिविल वार स्टार्ट हुआ, यानी कि एक दूसरे से लोग खूब ज्यादा नफरत करने लगे, इंटेंस नफरत करने लगा। तो इसके वजह से कहे ना कि बस न चले कि मारना शुरू कर दे, तो वही हुआ, मारा मारी शुरू हो गया, 1000 से 1000 लोग मरे, काफी लोग मरे और काफी लोग को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। जो लोग को कंट्री से छोड़ के जाना पड़ता है, मतलब विदेशी जिसको बोलते हैं, उसको रिफ्यूजी बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्यूजी बना दिया गया लोगों को, अपने ही देश के लोग को रिफ्यूजी बनाकर बाहर भेज दिया गया कि तुम लोग दूसरी जगह से आए हो, हमारे यहाँ से नहीं आए तो बाहर जाओ। ठीक है, 10th के इकोनॉमिक्स से बुक में हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका का लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हर कुछ ज्यादा था। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन हुआ ना डिस्ट्रस्ट का, मतलब इनको इनमें सिन्हाला में और तमिल में लड़ाई झगड़ा हो गया, तब सारा वो सब चीज खत्म हो गया, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सारा बैकग्राउंड खराब हो गया श्रीलंका का। ठीक है, तो ये था मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ वो देखेंगे। श्रीलंका तो समझ में आ गया कि सिन्हाला ने अपने सुप्रीमेसी कर लिया। अब देखो बेल्जियम ने क्या किया। Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural differences. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement
that would enable everyone to live together within the same country. Arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some model of the elements of Belgian model. अब देखो क्या है, इन्होंने अपनी एक अलग पॉलिसी अपनाई, ना मेजोरिटी की सरकार ना माइनॉरिटी की सरकार। सरकार अगर बनेगी तो उसमें दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, जो भी काम होगा दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। क्लियर है? तो दोनों को इक्वल पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, चाहे सरकार किसी की भी बने, ठीक है ना। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सारे लोगों को, जितने भी पॉपुलेशन है बेल्जियम में, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन में भी, जॉब में भी, लैंग्वेज में भी और घूमने फिरने बात करने में भी, ठीक है। यानी कि दोनों पार्टी को, डच को भी, फ्रेंच को भी, जर्मन को भी, तीनों को, जितने लोग वहां थे, सब इक्वल लाइफ सरवाइव कर सके, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मॉडल दिया हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे। याद रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फाइनली उनको 4 अमेंडमेंट करना पड़ा। अमेंडमेंट बोलते हैं जैसे हम कोई एक रूल बनाए, अब उस रूल को सब लोगों ने चेक किया, उसमें अगर कुछ फॉल्ट निकला तो हम उसको मॉडिफाई कर दिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट, ठीक है। तो देखो क्या क्या था मॉडल। पहला मॉडल है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. अब क्या हुआ देखो, सॉरी बेल्जियम का तो हम लोग समझ गए थे, अब हमको समझना है, बेल्जियम श्रीलंका का हम लोगों ने देख लिया, अब हमको बेल्जियम का समझना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जितना मेजोरिटी का है, अच्छा ऐसे समझो कि हर कम्युनिटी का जो मिनिस्टर है ना, मेजोरिटी वाला मिनिस्टर और माइनॉरिटी वाला मिनिस्टर, दोनों मिनिस्टर इक्वल होना चाहिए। कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जितना भी ग्रुप है, जितना भी यहाँ लिंग्विस्टिक, जितने भी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो डच बोलने वाले हो, फ्रेंच बोलने वाले हो, जर्मन बोलने वाले हो, जितने भी लोग हैं, हर एक ग्रुप से एक एक लीडर मिलकर आएंगे आगे, एक एक लीडर मिलकर आगे आएंगे और उन सारे लीडर ने मिलकर कोई भी डिसीजन लेना है। यानी कि कोई भी सिंगल लीडर डिसीजन नहीं लेगा, सारे में से एक एक लीडर आएगा, वो सारा मिलकर डिसीजन लेगा। क्लियर? Many power of the central government have been given to state government of the 2 region of the country. State government are not subordinate to the central government. अब देखो क्या किया गया, बेल्जियम में जो भी गवर्नमेंट बनी हुई थी ना, उस गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर ब्रसेल्स और एक और स्टेट है, ठीक है, इन सारे स्टेट्स को दे दिया गया। यानी कि जो सेंट्रल की पावर है वो पावर स्टेट गवर्नमेंट्स में बांट दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी काम करे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाब नहीं देना है, जो मन चाहे वो काम कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उससे कोई भी सवाल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था दूसरा फीचर, ये था पहला फीचर इनके कॉन्स्टिट्यूशन का। ये पहला था कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी मिनिस्टर दोनों में से इक्वल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, और हर में से एक ही लीडर आएगा डिसीजन लेने में, यानी कि यूनिलेटरली डिसीजन नहीं होगा। दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पर कुछ भी सवाल नहीं कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो मन चाहे वो कर सकता है। अब तीसरा देखो क्या है, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। French speaking people accepted equal represent Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal represent the central government. अब तीसरा क्या था, जो ब्रसेल्स है ना, ये जो ब्रसेल्स है ना, ब्रसेल्स में कौन कौन लोग थे? डच बोलने वाले भी थे और फ्रेंच बोलने वाले भी थे। डच यहाँ पर माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच यहाँ मेजोरिटी में थे। फिर भी जो फ्रेंच हैं उन्होंने डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, बोला कि हमारे गवर्नमेंट में जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपका भी रहेगा, जितना हम पावरफुल है उतना आप भी पावरफुल रहेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच जो डच था 59% और जो फ्रेंच था समथिंग इसका 48% था, ठीक है। तो डच ने यहाँ इसकी
रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। यहाँ तो डच मेजोरिटी में था, चाहता तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन एक्सेप्ट किया कि ठीक है जितना पावर मेरा है उतना तुम्हारा भी रहेगा। इसी वजह से ब्रसेल्स में फ्रेंच ने बोला कि ठीक है जितना मेरा पावर है उतना तुम्हारा भी पावर रहेगा। ठीक है, अब चौथे वाले पे आ जाओ। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन, नो मैटर वेयर दे लिव। गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब देखो क्या किया गया, गवर्नमेंट को यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तुम्हारा स्टेट, सेंट्रल और कम्युनिटी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग होगी। डच की अलग, फ्रेंच की अलग और जर्मन बोलने वाले की अलग, भले कहीं भी रहते हो। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच या जर्मन। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर। अब देखो ये लोग इसको वोट करेंगे, मतलब डच वाले सिर्फ डच को वोट करेंगे, फ्रेंच वाले सिर्फ फ्रेंच कम्युनिटी को वोट करेंगे, जर्मन बोलने वाले सिर्फ जर्मन कम्युनिटी को वोट करेंगे। इस कम्युनिटी की पावर कहां तक है? एजुकेशन में पावर, एजुकेशनल इश्यूज पर, कल्चर पर, रिलीजन वगैरह, कास्ट वगैरह, ठीक है, और लैंग्वेज पर। इन तीनों पर इस गवर्नमेंट की कंट्रोल होगी। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा ये गवर्नमेंट है। So you might find that Belgian model very complicated. It is very complicated even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. They help to avoid civil strife between the two major communities and have possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe come together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. अब देखो क्या हुआ, यहाँ डिवीजन किस बेसिस पर हुआ? On the basis of लैंग्वेज। किस बेसिस पर हुआ? लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन हुआ। तो सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी तीनों में इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया हर एक का। डच का भी एक कम्युनिटी होगा, फ्रेंच का भी एक कम्युनिटी होगा, जर्मन का भी एक कम्युनिटी होगा। सेंट्रल में जितना मिनिस्टर मेजोरिटी के होंगे, डच के होंगे, उतने मिनिस्टर फ्रेंच वाले के भी होंगे, उतने ही मिनिस्टर जर्मन वाले के भी होंगे। स्टेट में भी सेम यही फंडा अपनाया गया। समझ में आया? हर जगह सेम चीज किया जा रहा है। तो इसके वजह से जो सिविल वॉर था ना, जो सिविल वॉर होता है जैसे तुम्हारे श्रीलंका में हुआ, वो सिविल वॉर यहाँ नहीं हुआ। बल्कि जब सारे यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप बनाया गया, डच बोलने वाले, फ्रांस का, जर्मनी का, सारे का जब ग्रुप बनाया गया, तो ब्रसेल्स को उसका हेड कर दिया गया कि ब्रसेल यहाँ का हेड क्वार्टर होगा, यानी कि यहीं से सारा चीज कंट्रोल होगा यूरोप के इन कंट्रीज में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ था? कन्फ्लिक्ट हो गया था, क्योंकि दूसरों की मन की बात समझ ही नहीं रहा था। अदर जो वहां पर लोग थे उनके मन की बात नहीं समझ रहा था। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, हर लोगों के मन की बात को समझा गया, उनके विल के अकॉर्डिंग काम किया गया, है ना। अब आ जाओ, एक टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? क्यों पावर शेयर किया जाता है? ताकि वार ना हो। अभी देखा हमने, पावर शेयरिंग सही से नहीं हुआ तो वार हो गया। दूसरी जगह पावर अच्छे से शेयर किया गया तो वहां अच्छे से लोग रहे। तो पावर शेयरिंग इसीलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी तरीके का वॉर को अवॉइड कर सके। वॉर सिर्फ हथियार से नहीं होता है, लोगों के अंदर भी वॉर होता है, गुस्सा होता है। ठीक है, किसी को देखकर लोग भड़क जाते हैं कि नहीं वो हमारे जैसा नहीं दिखता है तो हम उस पर एग्रेसिव हो जाए। ठीक है, तो वो चीज गलत होगा जहां पावर शेयरिंग नहीं होगा। लेकिन जहां पावर शेयरिंग होगा वहां एक फकीर की भी बात सुनी जाएगी और एक अमीर की भी बात सुनी जाएगी। जितना एक अमीर को वोट करने में जितना उसके वोट का वैल्यू होगा, उतने एक गरीब के भी वोट का वैल्यू होगा। हर चीज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, अमीर का भी, गरीब का भी, काले का भी, गोरे का भी। ठीक है, हर लैंग्वेज बोलने वाले का। तो इसलिए पावर शेयरिंग किया जाता है ताकि कोई भी कम्युनिटी अपने आप को अलग ना समझे। तो देखो,
पावर शेयरिंग का 4 फॉर्म है, 4 फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। और पावर शेयरिंग क्यों किया जाता है वो भी लिख दिए हैं, क्योंकि पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जितना भी पॉलिटिकल पावर चलाइएगा लोग ही ना उसको चलाएगा, और कोई तो नहीं चलाएगा। तो इसलिए पावर शेयरिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग ही तो सोर्स है पावर चलाने का। अगर लोग रहे ही ना, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग को रख दीजिएगा, क्या बाकी कम्युनिटी का लोग सह लेगा? नहीं, क्योंकि हम सब मिलाकर ही पॉलिटिकल पावर चलाते हैं। देखो, टीचर्स लोग का भी एसोसिएशन होता है, स्टूडेंट लोग का भी एसोसिएशन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या हो रहा है, सारे लोग ही मिलकर चला रहे हैं ना। चलो अब समझो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखो डायरेक्ट यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग, देखो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। पावर जो है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और जुडिशरी में शेयर किया जाता है। क्योंकि अगर किसी एक बॉडी के पास पावर रहेगा, मान लो सारा पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, सारा पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, वो क्या करेगा, अपने मन का काम करेगा, जो मन चाहेगा वो काम करेगा। लेकिन अगर हम इन तीनों में पावर बांट देते हैं तो अगर ये कुछ गलत करेगा तो ये उसको टोकेगा, दोनों मिलकर। ये अगर कुछ गलत करेगा तो ये और ये दोनों मिलकर उसको रोकेगा। अगर ये गलत करेगा तो ये दोनों मिलकर रोकेगा। मतलब क्या हो रहा है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम चल रहा है। इसके काम को ये दोनों चेक कर रहा है, इसके काम को ये दोनों चेक कर रहा है, इसके काम को ये दोनों चेक कर रहा है, और ऐसे ही करके गवर्नमेंट को बैलेंस में रखे हुआ है। तो क्या हो गया, ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसीलिए ये जो अरेंजमेंट है ना कि इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तीनों में, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब चूंकि एक समान पावर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को भी वही पावर दिया गया है जो लेजिस्लेटिव के पास है, जुडिशरी के पास है, मतलब तीनों को इक्वल पावर दिया है अपने अपने फील्ड में। तो इसीलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब आ जाओ दूसरा पार्ट पे, फेडरल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है कि पावर वर्टिकल डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे करके डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद पावर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसके बाद रीजनल गवर्नमेंट, उसके बाद तुम्हारा रीजनल गवर्नमेंट में ही तुम्हारा आ जाता है 2 पार्ट, एक पंचायत, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पंचायत गांव में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन में, ये विलेज में। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम कहते हो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तुम्हारे हो गया मेन पावर, उसके बाद पावर बढ़ गया किसके में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन पावर, इसके बाद पावर बढ़ गया स्टेट के गवर्नमेंट में। हमारे इंडिया में टोटल 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है। अब एक चीज याद रखना, यूनियन टेरिटरी जो होता है ना, वहां कोई भी सीएम नहीं होता है, वहां गवर्नमेंट चलाती है सरकार। यूनियन टेरिटरीज में सरकार कौन चलाता है, गवर्नमेंट। जिसकी भी सरकार होगी ना वही सरकार चलाएगी, यानी कि गवर्नर वहां पर अपना रूल करेगा, सीएम नहीं, गवर्नर। ठीक है, उसकी गवर्नर की गवर्नमेंट होगी वहां पर। अब देखो ये जो 29 स्टेट है, तो सेंट्रल तो एक ही है हमारा इंडिया। इस इंडिया का पावर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर बढ़ गया अब 29 स्टेट के गवर्नमेंट में। उस 29 स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, बहुत सारे गांव होंगे, बहुत सारे शहर होंगे, है ना। तो उन सब में फिर पावर बढ़ जाएगा, क्या पंचायत में और म्युनिसिपैलिटीज में। क्लियर हो गया। तो ये देखो वर्टिकली आ रहा है ना, एक सीधा ये वर्टिकल लाइन होता है, तो वर्टिकली डिवीजन और पावर का, इसलिए वर्टिकल डिवीजन। और ऐसे जो डिवीजन होता है ना पावर का, सेंट्रल का पावर स्टेट में बटेगा, स्टेट का पावर रीजनल में, तो इस डिवीजन को हम फेडरल डिवीजन कहते हैं। इसलिए इसका नाम हम रख दिए डायरेक्ट याद करने के लिए, ताकि इजिली याद रहे, फेडरल या फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्लियर हो गया। अब उसके बाद है जो पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब बहुत सारे कम्युनिटीज होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तुम्हारे, जो लैंग्वेज के बेसिस पर, कम्युनिटी के बेसिस पर डिवाइड रहते हैं। होते हैं, सुने हो ना कि दलित पार्टीज है, एससीज का सॉरी देखो ओबीसी का पार्टी है, एससी का पार्टी है, एसटी का पार्टी है, तीनों का अलग अलग पार्टी है। सुनोगे
पॉलिटिकल पार्टीज जब पढ़ाएंगे आगे तो उसमें दिखाएंगे कि कौन ओबीसी का पार्टी, कौन एससी, कौन एसटी का पार्टी है, ऐसे पार्टी डिवाइड है। या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर ये हिंदी बोलने वाले का लीडर है, पार्टी है, भोजपुरी बोलने वाले का पार्टी है, दिसपुरी बोलने वाले का पार्टी है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले का पार्टी है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर भी पावर को डिवाइड किया गया है। तो इसी को हम कह दिए पावर में भी शेड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग कम्युनिटी कास्ट के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग रिलीजन के जो पार्टीज हैं, उनके लिए भी पावर डिवाइड किया गया है इक्वली। जितना ब्लैक को रहने का अधिकार है, जितना पॉलिटिकल पावर काले लोगों को यहाँ दिया गया, उतनी पॉलिटिकल पावर गोरे लोगों को दिया गया। जितना पॉलिटिकल पावर अमीर लोगों को दिया गया, उतना ही पॉलिटिकल पावर गरीब को। एक गरीब भी चाहे ना तो नेता बन सकता है, ठीक है, एक गरीब भी चाहे तो नेता बन सकता है। तो क्या हुआ, पावर शेयर हुआ सोशल ग्रुप्स में। अब आ जाओ, ये तीनों हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ चौथा, पावर को शेयर किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट्स में। अब देखो ये क्या होता है, जो गवर्नमेंट पावर में है, जो गवर्नमेंट पावर में है, वो कोई गलत काम ना करे, इसके लिए अपोजिशन में भी कुछ पार्टीज होती है, अपोजिशन में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप होता है, जो लोग मूवमेंट ऑर्गेनाइज करता है। अगर गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग जो रूल कर रही है, मान लो कि कोई एक गवर्नमेंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, इसकी सरकार है, इसकी सरकार चल रही है, और कोई बी गवर्नमेंट है, ये अपोजिशन में है, यानी कि इलेक्शन हुआ होगा तो ये जीत गया, ये हार गया, ठीक है। तो ये अपोजिशन में, ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, ये लोग क्या करेगा, अगर सरकार कुछ भी गलत काम करेगा ना, तो ये लोग मूवमेंट ऑर्गेनाइज करेगा, जिसमें इस सरकार का सारा गलत काम ये लोग बताएगा। तो अगर सरकार इसकी है, ये चाहे तो इसको मार पीट के बैठा भी सकता है, जैसा कि हम लोग इसमें देखे सिन्हाला वाले में, श्रीलंका में, कि सिन्हाला के अगेंस्ट जो भी तमिल लोग कर रहा था उसको दबा दिया जा रहा था, है ना। तो ये सरकार चाहे तो इसको दबा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा जो पावर शेयरिंग है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने जितना इसको पावर दिया है ना, तो इसको भी पावर दिया है कि अगर ये सरकार कुछ गलत काम करती है तो आप इसके अगेंस्ट में मूवमेंट चला सकते हैं, प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, ढेर सारा ग्रुप्स बना सकते हैं, जो मिलकर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएगी किसी पॉलिसी को अच्छा करने में या किसी पॉलिसी को लाने में, अपने काम को सुधारने में। ठीक है, क्लियर हो गया चारों पार्ट? होप समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो कुछ भी इसमें से, ठीक है, पूरे चैप्टर में से अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका पर्टिकुलर वीडियो बना के समझा देंगे, या फिर इसी को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, पीछे करके बैक करके, हो सके समझ में आ जाए। ठीक है, और एक मैंने इसमें छोड़ा है जिसका है खलील्स डायलेमा। तो खलील्स डायलेमा ये सब आपका सेल्फ रीडिंग है, ठीक है, आप सेल्फ रीडिंग, ये पूरा आपको बुक समझ में आ गया होगा तो ये अगर पढ़िएगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खलील्स डायलेमा। तो ठीक है, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, फेडरलिज्म से। फेडरलिज्म क्या होता है? अच्छा, फेडरल हम तो बता दिए यहाँ पर, फेडरल क्या होता है, इंटरव्यू तो इंट्रोडक्शन तो इसका मिल गया, क्या है फेडरल, फेडरल डिवीजन क्या है, तो फेडरलिज्म क्या है, नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश करिएगा, बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।